जी नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। ये मानना है रणनीतिकारों का कि चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे चुनाव का मैदान हो, जो सेनापति अपनी रणनीति को उजागर करता है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। और ये माना जाता है कि जो जीता वो सिकंदर, जीतने वाले का नाम इतिहास में दर्ज होता है। हारने वाला भी चूँकि मेहनत करता है, लेकिन हारने वाले का नाम इतिहास में उस तरह दर्ज नहीं होता, जिस तरह जीतने वाले का दर्ज होता है। हम बात करते हैं कांग्रेस के ताऊ कमलनाथ की। कमलनाथ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और ये सर्वविदित है कि देहरादून में संजय गांधी जब पढ़ते थे, तो संजय गांधी के साथ कमलनाथ ही पढ़ते थे। राजीव गांधी पढ़ते थे, उनके साथ कमलनाथ ही पढ़ते थे। और इसलिए कमलनाथ को कांग्रेस की धुरी माना जाता है। दिल्ली की कांग्रेस दरबार में जब हम 10 जनपद की बात करते हैं, तो वहाँ सबसे प्रभावशाली नेता अभी भी कमलनाथ थे। ये अलग बात है कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 18 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद में फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और तब से लगातार वहाँ कमलनाथ मेहनत करते रहे। एक तरफ बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी ओर लगातार संवेदना थी लोगों में कि जो जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था और वहाँ सरकार जबरन बीजेपी ने बना ली। उसमें चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ विधायकों को तोड़ लिया था और वो उसके पीछे की वजह क्या थी वो तो अलग बात है, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हम बात करते हैं विधानसभा 2023 की। तो चूंकि जो आज बीजेपी वहाँ भारी बहुमत से जीत हुई है, ये माना गया कि वो जो जीत का जो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र कांग्रेस के तर्कस से निकला। कमलनाथ के तर्कस से जो बाण निकला वो भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। बात होती है 2022 की। 2022 में कांग्रेस ने चूंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए जो रणनीति 10 जनपद में बनी, उसमें सबसे पहले कांग्रेस ने, क्योंकि मुकुल वासनिक बीजेपी के बड़े शार्प लीडर हैं, मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है। लेकिन कमलनाथ चूंकि 10 जनपद के बहुत महत्वपूर्ण और सबसे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, जब मध्य प्रदेश की बात आई तो वहाँ मुकुल वासनिक और कमलनाथ के बीच में आपस में द्वंद्व छिड़ गया, जिस कारण मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश से वापस दिल्ली आना पड़ा। इसके बाद फिर जेपी अग्रवाल की तैनाती होती है। जेपी अग्रवाल भी बहुत शार्प नेता हैं और कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस को जीत मिली है, हिमाचल हो या कर्नाटक हो, वहाँ जेपी अग्रवाल की भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्हें लगाया गया, लेकिन कमलनाथ और जेपी अग्रवाल में वहाँ द्वंद्व हुआ, उन्हें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। उसके बाद सुनील कानूगोलू एक ऐसा नाम है जो कभी प्रशांत किशोर के बहुत करीब रहते थे। प्रशांत किशोर के साथ रहकर उन लोगों ने रणनीति क्या होती है राजनीति की, वो उन्होंने सीखी। और सोनू गोलू का जब हम बात करते हैं, तो सुनील कानूगोलू ने रणनीति बनाई, उन्हें जिम्मेदारी दी गई वहाँ रणनीति बनाने की, कांग्रेस कैसे जीते और बीजेपी को कैसे हराना है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो तीर था, जो तर्कस में तीर था कांग्रेस का, और वो शिवराज चौहान के लिए कैसे ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, अब हम इसकी बात करते हैं। 2022 में जब एक रणनीति बनाई गई, तो नवंबर 2022 में जब मीटिंग होती है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, तो सुनील कानूगोलू एक रणनीति तैयार करते हैं और एक योजना तैयार करते हैं। सुनील कानूगोलू ने कहा कि एक योजना है कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को 3,000 रुपये महीना वेतन, 3,000 रुपये छमाही भत्ते के रूप में पेंशन देना, और इसे बढ़ाकर फिर आगे 10,000 रुपये तक कर देना है। हालांकि ये जो योजना थी, ये गुप्त योजना थी कांग्रेस की। इसे सार्वजनिक तब करना था जब विधानसभा 2023 के चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस को अपने एजेंडे में शामिल करना था, इसकी घोषणा करनी थी। लेकिन बताया गया कि कमलनाथ पर रुका नहीं गया, और कमलनाथ ने दिसंबर में जब एक रैली करते हैं कांग्रेस की, तो तभी सार्वजनिक उस पर घोषणा कर दी कि अगर कांग्रेस 2023 में विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है, तो कांग्रेस हर महिला को तिमाही 3,000 रुपये भत्ता देगी। एक घर में 2 महिला भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। जैसी इस तरह की योजना हुई, तो क्योंकि मामा शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के बड़े मठाधीश हैं, लगातार
18 साल तक वो वहाँ मुख्यमंत्री रहे। उन्हें लगा कि ये जो योजना है महिलाओं को भत्ता देने वाली, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने इसे लाडली बहना योजना के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और जब तक कांग्रेस ये रणनीति बनाती, पूरे मध्य प्रदेश में तमाम महिलाओं तक ये बात पहुंचाती, तब तक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आला अफसरों को बुलाकर एक योजना बनाई कि इस योजना को कैसे हमें परवान चढ़ाना, कैसे क्रियान्वित करना है। तो 27 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस लाडली योजना की घोषणा कर दी कि जो लाडली योजना है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हम हर महीने बहनों को भत्ता देंगे और उसे बढ़ाकर 12,000 तक एक साल में करेंगे। और जैसे ही इसकी घोषणा होती है, तमाम आला अधिकारी लगते हैं। जून, क्योंकि 2023 का चुनाव का आगाज हो गया था, और जून के महीने में पहली किस्त मध्य प्रदेश सरकार जारी कर देती है। पहली किस्त में 1250 रुपये महीना हर महिला के खाते में पैसे पहुंचने हैं। और जब ये उन्होंने घोषणा की कि फिलहाल ये योजना 1250 रुपये महीना है, और फिर ये बढ़कर 12,000, 15,000, फिर 20,000 रुपये सालाना तक पहुंचेगी। और आप देखिए कि जिस तरह जून के महीने में पहली किस्त महिलाओं के खाते में गई, फिर दूसरी किस्त जब धनतेरस का त्यौहार आता है, तो धनतेरस से पहले लाडली बहना योजना में जितनी भी महिलाएं थी शामिल, उन तब महिलाओं के खाते में 1250 रुपये पर महिला के खाते में पहुंच जाती है। मतलब ये योजना ऐसी थी कि नोट के बदले वोट। जब जिस परिवार में एकदम सीधे महिलाओं के हाथ में पैसा जाता है या पुरुषों के हाथ में पैसा जाता है, तो इतना तो वो ऋणी रहती हैं सरकार की कि इस समय त्योहार के समय उनके हाथ में पैसा आया। एक तरफ जो किसान निधि थी, किसान निधि का 6,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से किसानों के परिवार में जा रहा था, पुरुषों के नाम पे। और जिस तरह लाडली बहना योजना में जो पैसा हर महिला के खाते में जाना शुरू हुआ, तो यही वजह मानी गई कि इतना एंटी इनकम्बेंसी, इतना विरोध होने के बाद भी वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के बल पे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। और जिस कमलनाथ ने बड़बोलेपन में इस योजना को सार्वजनिक किया, चूंकि उन्होंने घोषणा की थी, और शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री इस योजना को साकार कर दिया। साकार का मतलब सब महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे। तो जब खाते में पैसे जा रहे, महिलाओं को ये लगा कि शिवराज सिंह चौहान ने खाते में पैसा देना शुरू कर दिया, कांग्रेस सरकार कल आएगी, वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कमलनाथ के अहंकार की। जब पिछले 1 साल से लगातार INDA को लेकर गठबंधन चल रहा है, जब वहाँ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाते हैं और अखिलेश यादव वहाँ कांग्रेस से 6 सीट मांगते हैं, तो जिस तरह कमलनाथ का अहंकार बोला, जो रिएक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि कौन है अखिलेश, इसको लेके। और मैं आपको, मेरे पास आंकड़े हैं कुछ विधानसभाओं के, भले ही लोग ये कहें कि समाजवादी पार्टी की वजह से, या जो वहाँ JGP पार्टी है, गोंडवाना पार्टी की वजह से कांग्रेस हार गई, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल 3 विधानसभा का मैं जिक्र करता हूँ। भले ही सपा को मध्य प्रदेश में 0.45% मतलब मत मिले हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को हराने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बात करता हूं निवाड़ी विधानसभा की। मध्य प्रदेश में निवाड़ी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वो जीत तो नहीं पाए, उन्हें 32,670 वोट मिले। और जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के हार का अंतर है, यहाँ कांग्रेस को बीजेपी ने 17,157 वोट से हराया। दूसरी मैं बात करता हूँ चांदला विधानसभा की। चांदला विधानसभा में सपा के प्रत्याशी जीते नहीं, लेकिन उन्हें 24,977 वोट मिले। और यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को 15,491 वोट से हराया। मैं तीसरी विधानसभा राजनगर की बात करता हूँ। राजनगर विधानसभा में सपा के प्रत्याशी को 6353 वोट मिले, और यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 5851 वोट से हराया। ऐसी लगभग 20 से 25 विधानसभाएं हैं जहां जितने वोट सपा को मिले, उससे कम अंतर से बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। अगर समाजवादी पार्टी को कमलनाथ अपना अहंकार तोड़कर, गठबंधन धर्म निभाकर अगर कुछ सीट दे देते, तो हमें लगता है कि जितने अंतर से कांग्रेस हारी है, उससे कहीं ज़्यादा वोट वहाँ सपा लेकर गई है, अखिलेश यादव लेकर गई। इस तरह गोंडवाना पार्टी है। गोंडवाना पार्टी जो कि आदिवासी लोगों की पार्टी है, आदिवासी समुदाय का उनसे अच्छा जुड़ाव है, उन्होंने भी कुछ सीटों के लिए कहा था, लेकिन कमलनाथ ने साफ इनकार कर दिया। और जब हम अगर गोंडवाना पार्टी की बात करें, तो गोंडवाना पार्टी की भी ऐसी 6 से 7 सीट हैं जहां जितनी वोट गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी को मिले, उससे कम में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस हारी है, चूँकि अगर हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में तो वहाँ ये चूँकि वहाँ हर 5 साल में रिवाज है कि सरकार बदलना है,
जब हम 2018 की बात करें, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, अमित शाह उस समय भी थे, और चूँकि वहाँ रिवाज है, इसलिए 2018 में राजस्थान में कांग्रेस जीती पूर्ण बहुमत के साथ में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती। तो ये कह दो कि वहाँ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है, वहाँ रिवाज है राजस्थान में। राजस्थान इसलिए जीत गई। छत्तीसगढ़ में वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद था, जो तकरार था, वो कहीं न कहीं हार की वजह बनी। वहाँ भी अहंकार था। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसे हवा दी कमलनाथ ने। और कमलनाथ चूँकि सीनियर नेता हैं, जो योजना, जो रणनीति गुपचुप बनी, अगर कमलनाथ इस योजना को चुनाव से 1 साल पहले सार्वजनिक ना करते, तो हो सकता था कि शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना क्रियान्वित ना करते। और ये जो कांग्रेस के तर्कस में तीर था, इस तीर को शिवराज सिंह चौहान ने ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर दिया।